इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ सिलेंड्रिकल वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, और हॉलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की अकॉर्डिंग आता है, लेकिन हॉलो स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, बाहर एग्जिस्ट करती है, और वैसी एग्जिस्ट करती है जैसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के अंदर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर लीनियरली मैग्नेटिक फील्ड सरफेस तक इंक्रीज करती है, और उसके बाद सरफेस के बाद मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर की वजह से भी वैसे ही फॉल करती है जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फॉल करती है, ठीक है। यस यस तो फिर अभी हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए हैं एम्पेयर सर्किट लॉ को यूज करके। बाकी बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और बाकी बॉडीज किस किस टाइप की हो सकती हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, प्रोवाइडेड सिमेट उसमें किसी तरह की सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो हम एम्पेयर सर्किट लॉ हमेशा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू बियो सवार लॉ, क्योंकि तुम देख सकते हो कि एम्पेयर सर्किट लॉ से तुम और ज्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद कोई नेक्स्ट टाइप की बॉडी सेलेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट टाइप की नेक्स्ट टाइप का जो सिमेट्रिकल करंट कैरिंग अरेंजमेंट होगा, दैट विल ऑब्वियसली बी नथिंग अदर देन इनफाइनाइट करंट शीट। नेक्स्ट we'll try to find out magnetic field around this infinite करंट कैरिंग शीट। तो इसके लिए हमने बहुत मेहनत करके, ठीक है, बियो-सवार्ट लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है, लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है, इसके पास सिमेट्री है, तो क्या सिमेट्री अप्लाई करके शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये इनफाइनाइट शीट है एक्चुअली, दिस एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक, एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन हर बार की तरह, बिल्कुल जैसे गॉसेस लॉ में करते थे ना, वैसे ही हर बार की तरह तुम्हें हमेशा करंट कैरिंग वायर को देख करके, करंट कैरिंग वायर्स के अरेंजमेंट को देख करके सिर्फ सिमेट्री से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होंगी खुद से प्रेडिक्ट कर लेना पड़ेगा। तो तुम थोड़ा गेस करो कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, कि ये इसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस से शीट कैसे है तुम्हें अच्छे से पता है, अब तुम लोग बिल्कुल प्रो हो गए हो एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करने में। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और लेट अस से करंट पर यूनिट लेंथ, दिस इज के, ठीक, के एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो इसके अराउंड एम्पेयर सर्किट लॉ भी अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसी हैबिट बना लो ना, पहले करंट को देख करके सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करो, ठीक है। सिमेट्री से बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम बोले इनफाइनाइट शीट है, इसके सामने किसी पॉइंट पर अनबायस्ड डायरेक्शन, या तो ये रेडियल डायरेक्शन है या तो टैंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो तो डाइवर्जिंग होगी, उसका कर्ल 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फील्ड नहीं हो सकती मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ही ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड टैंजेंशियल डायरेक्शन में हो, ठीक है। मतलब कि सिमेट्री से हम गेस करके कह सकते थे कि शीट के पैरेलल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तुम्हारा ये तो डाउट हो सकता है कि इधर होगी या इधर होगी, लेकिन वो इधर नहीं है, रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है, तो टैंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगी।
दूसरा तरीका, अगर तुम सिमेट्री नहीं भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी हमें बियो-सवार्ट लॉ से इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट पता है, तो हम लोग बियो-सवार्ट लॉ से भी बता सकते हैं कि इसमें अगर हम मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एलिमेंट ऊपर सेलेक्ट करते, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस से जितना राइट टिल्टेड होता वैसा ही एलिमेंट नीचे भी एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट आ गया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उतना ही लेफ्ट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो श्योर शॉट शीट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है, या मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, वैसे ही दूसरी साइड भी। अब एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एम्पेरियन लूप, ठीक है, इसके सामने कोई भी जनरल पॉइंट पर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप है एम्पेरियन लूप। तो एम्पेरियन लूप कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? वायर की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा एम्पेरियन लूप कैसा होगा? ठीक है, एम्पेरियन लूप कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। हम बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पेरियन लूप इमेजिन कर रहे हैं। करंट की सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो हम एम्पेरियन लूप सेलेक्ट करें वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का है, और एम्पेरियन लूप जो है वो शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तुम इमेजिन कर पा रहे हो लूप कैसा है, ठीक है, लूप किस तरह से ड्रॉ किया, इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ इस तरह से है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है, ठीक है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है, ठीक है। तो ये जो लूप है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू अगर ड्रॉ करेंगे तो एम्पेरियन लूप कुछ ऐसा दिखेगा। लूप के साथ लूप का सेंस भी होना चाहिए, तो लेटेस्ट से लूप का सेंस कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तुम इसका ऑपोजिट सेलेक्ट करते हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एम्पेरियन लूप सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग एम्पेयर्स अब हम दूसरे और तीसरा स्टेप अप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेप है कि लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि इस लूप के अंदर जितना भी करंट एनक्लोज हुआ है, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज, यही लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी। म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी? इसके अंदर करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा? तो हमें इस सिलेंडर की कुछ ना कुछ हमने लेंथ डायमेंशन अज्यूम कर लिए, ये लेंथ लेटेस्ट से एल है, और ये वाली कुछ लेंथ है, ये वाली लेंथ है 2r। मान लो r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट दिया गया था, तो ये डिस्टेंस 2r होगी, ओके। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इनक्लोज्ड करंट की वैल्यू होगी k टाइम्स एल के इक्वल, कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी म्यू नॉट k टाइम्स एल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट लेंथ में k एम्पेयर है, तो एल लेंथ में k एल करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। फाइनल स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यूज करके हम इस लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके हर एक साइड के अलॉन्ग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए बी के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, वहां पे डीएल की डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो हम सोचेंगे अगर ए से बी तक ट्रैवल करते हैं,
या इस क्लोज लूप वाले इंटीग्रल को ना हम ब्रेक कर सकते हैं बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल, पहले ए से बी तक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद बी से सी के लिए कैलकुलेट करो, फिर सी से डी के लिए कैलकुलेट करो, डी से ए के लिए कैलकुलेट करो। ऐसा ही करना है ना, एक एक करके हम हर पार्ट पे हर पार्ट के अलॉन्ग ट्रैवल करके लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए से बी के लिए सोचते हैं, तो हम सोचेंगे ए से बी के अलॉन्ग जब तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ए से बी के अलॉन्ग ट्रैवल करने में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ही है, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू इनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, बी डॉट डी एल बी डी एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ए से बी के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रल डी डी एल होगा, और वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो इक्वल होगा बी टाइम्स एल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म बी से सी ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, सिमेट्री से हमें पता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा जब बी से ट्रैवल कर रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, राइट साइड वाले पार्ट में भी और लेफ्ट साइड वाले पार्ट में भी। लेफ्ट साइड में भी डिस्प्लेसमेंट देखो, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नहीं कि इधर है या इधर है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है। और सिमेट और एम्पेयर सर्किटल लॉस, सॉरी कूलॉम, क्या बोलूं, बियो सवार्ड लॉ से ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड में कुछ ऐसी होगी, ठीक है। बी से सी ट्रैवल करने में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो बी डॉट डी एल बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है, तो सेकेंड टर्म जीरो होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, जब सी से डी ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बताओ, सी से डी ट्रैवल करेंगे तो, इनफैक्ट मैं और आगे चल के बोलता हूँ, वेरी गुड, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, ठीक है। मैं ये जो अ, ये जो इंटीग्रेशन है ना बी डॉट डी एल, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हालांकि हमें पता नहीं है, वो तो हमें पता चलेगा रिजल्ट देखने के बाद, अगर हमें पता होता है कि यूनिफॉर्म है तो हम इसको डायरेक्टली बी को ना वेक्टर फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, तो डॉट यहाँ पे रखना पड़ता क्योंकि ये वेक्टर इंटीग्रेशन होता, डॉट डीएल का इंटीग्रेशन और डीएल का इंटीग्रेशन बी डॉट एल हो जाता, ठीक है। तो ये जो बी डॉट डी एल है इंटीग्रल, वो बी डॉट एल के इक्वल हो जाता, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बी एल की इक्वल हो जाती है। एनीवे यहाँ पे हमें पता नहीं है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे, हालांकि इस लाइन के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करो। तो हम बी से सी ट्रैवल करने में बी डॉट डी एल लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये डी एल कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बी टाइम्स डी एल, जो इन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सी से डी में, सी से डी ट्रैवल करने में हर एक पॉइंट क्योंकि करंट कैरिंग वायर के लिए एक ही जैसा है, करंट कैरिंग वायर के लिए एक ही जैसा है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इंटीग्रल डीएल, ठीक है, और इंटीग्रल डीएल की वैल्यू एल के इक्वल, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी सी से डी के लिए बी टाइम्स एल के इक्वल, ठीक है, प्लस जीरो प्लस बी एल प्लस, और फिर डी से ये ट्रैवल करेंगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होगा, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी ट्वाइस बी एल, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी ट्वाइस बी एल। तो हम ऐसा बोलेंगे, इसको मैं चाहता हूँ इसी पेज में रखें, नेक्स्ट पेज में ना जाए, ठीक है। इसको तो हम लिखेंगे टू टाइम्स बी एल की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी म्यू नॉट के एल, और ये एल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एल को तो कैंसिल होना ही था ना, क्यों,
क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इनफाइनाइट शीट पर डिपेंड करेगी, शीट के पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। हाँ, ये लूप हमने कैसे चूज किया है उस पर नहीं डिपेंड करेगी। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का वही रिजल्ट आएगा जो कि तुम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। सर्कुलर लूप, अब तुम्हें थोड़ा सा ये भी समझ, ये एग्जांपल देखने, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से है। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे पता चला होगा हमने क्यों जानबूझ करके रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट किया था। अगर कोई भी और लूप सेलेक्ट करते ना, तुम देख सकते थे वहां पे लूप के हर पॉइंट, लूप का हर पॉइंट सिमेट्रिकल एम्पेरियन लूप लेने का क्या मतलब है, मतलब जो वायर है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा लूप होना चाहिए। हम ऐसा ही लूप चाहते हैं जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तभी एम्पेरियन एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करने के बाद लाइन इंटीग्रल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आएगा, इंटीग्रल के अंदर रहेगा, तब तो वो यूजलेस है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर लाइन इंटीग्रल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाता है, तभी तो हम उसको म्यू नॉट आई से इक्वेट करके बी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। जब इंटीग्रल के अंदर है तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लूप ऐसा सिलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक ही जैसे हैं, तो इन सब पे हमें इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले से ही पता है। ठीक है, कितनी है कि ये तो नहीं पता है, लेकिन जितनी भी है वो सेम है इन सारे पॉइंट्स पर। ठीक है, फाइनली एम्पेयर्स लॉ से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है म्यू नॉट k/2 के इक्वल आती है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आती है, और वो आनी भी चाहिए थी क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर रिजल्ट इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस तरह से एक सोलेनॉइड है, और हम इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड कैसा है, तो सोलेनॉइड कैसा भी हो सकता है, और फाइनाइट सोलेनॉइड हो सकता है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। तो हम लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हें कोई भी ऐसे ही जनरल फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड दे दिया गया, ठीक है, या इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड भी है, तो भी एम्पेयर एम्पेयर सर्किट लॉ तो एक ऑप्शन है। लेकिन क्या हम इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बियो सावर्ट लॉ अप्लाई करके नहीं अप्लाई कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो हम सोचेंगे अल्टीमेटली ये जो सोलेनॉइड है ना, ये बहुत सारा इस तरह का छोटा, बहुत सारा, ठीक है, इस तरह का रिंग एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें रिंग के लिए क्योंकि हमें रिंग की एक्सिस पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम सोलेनॉइड के एक्सिस के लिए अभी भी हम सिर्फ बियो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जगह पर कैलकुलेट करना तुम्हारे लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होगा, हमारे लेवल पे भी, मतलब मैथ्स उसकी बहुत डिफिकल्ट होगी। लेकिन एक्सिस वाले पॉइंट पर तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली पता कर सकते हैं। ठीक है, और वो पता करते भी है, उसका भी रिजल्ट आता है। लेकिन मैं वो डेरिवेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम में से जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो इसकी एक्सिस पर खुद से इंटीग्रेट करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसकी एक्सिस का कोई भी जनरल पॉइंट है, एक्सिस का कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है, और क्या क्या बता दिया गया है कि इसकी जो रेडियस है ना, कैपिटल आर है,
और ये जो P पॉइंट है, ठीक है, ये जो P पॉइंट है वो लेटेस्ट से ये θ1 एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन मैं थीटा के टर्म्स में दिया, मैं अलग से लेंथ बताता, फिर ये वाली लेंथ बताता। उससे अच्छा है कि मैं दोनों एंड्स जो है ना, पॉइंट पर कितना एंगल बना रहे हैं ये बता दिया गया है, ठीक है। अब पूछा गया है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इन सारे रिंग एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी। तो हर एक, तुम पहले कोई भी रैंडम एलिमेंट, रिंग एलिमेंट कंसीडर करोगे, उस रिंग एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखोगे, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सॉरी आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक, अगर रेडियस ए है तो। ये इस एक्सप्रेशन को यूज करके सारे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड ऐड करो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। वो रिजल्ट मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले, और जैसे ही फाइनाइट लेंथ के लिए पता चल जाएगा तो तुम इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी, इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें θ1 और θ2 की वैल्यू बस तुम्हें 90 पुट कर देनी पड़ेगी। लेकिन हम अभी इंटरेस्टेड है थोड़ी देर के लिए, हम लोग इंटरेस्टेड हैं थोड़ी देर के लिए लेटेस्ट से लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो हम इस सोलेनॉइड की वजह से हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सोलेनॉइड है, यूनिफॉर्म मतलब कि इसकी रेडियाई ऐसा नहीं कि इरेगुलर है, लेकिन ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये ऐसे करके आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये वाला पार्ट भी एक्सटेंड हो रहा है। हमें इस सोलेनॉइड की वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले तुम लोग ट्राई करो, मैं तुम लोगों को 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में खुद से ट्राई करो और हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, ठीक, और मुझे बताओ। ओके, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन द लूप, ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। कितना करंट एनक्लोज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम गेस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सोलेनॉइड जो है ना, यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो सोलेनॉइड के अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अंदर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी है, किस डायरेक्शन में है। और बाहर के पार्ट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि कितनी है, किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम बाहर के बारे में सोच लेते हैं, फिर बाद में अंदर भी आ जाए। सिर्फ बाहर के बारे में सोचना है, हमें सोचना है, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये सोलेनॉइड वाला जो रिजल्ट है ना, ये अगर तुम अपने से कैलकुलेट करते हो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब जैसे ये जो इनफाइनाइट शीट है इसके लिए तो तुम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन जो सोलेनॉइड का कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, उसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ब्रेन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सबसे पहले हम सोचते हैं, बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं, लेमैन की तरह सोचते हैं, हमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम गेस कर सकते हैं
क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से पैरेलल होगी, ठीक है, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक, खुद से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ इसकी एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत क्लियरली ये इमेजिन कर पाओ कि हमने सोलेनॉइड एग्जैक्टली किस तरह से ड्रॉ किया है। तुम्हें साथ साथ इमेजिन करना है कि सोलेनॉइड का जो हाफ सिलिंड्रिकल पार्ट है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर है, हाफ सिलिंड्रिकल पार्ट बोर्ड के प्लेन के अंदर है, और सोलेनॉइड की जो एक्सिस है वो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, कि सोलेनॉइड की एक्सिस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। ठीक, हमने इसी तरह से सोलेनॉइड को रखा है कि सोलेनॉइड की एक्सिस बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, एक्सिस बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में। ओके ओके, लेट अस से, ठीक है, हमें इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, हमें नहीं पता है। अच्छा, इसमें करंट हम अज्यूम कर लेते हैं, करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कैसे है, तो इसको करंट में ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक, देख रहे हो, तो इस तरह से, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना। तो ठीक, ठीक है, तुम एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो पिछले रिजल्ट्स को यूज करके, कि वो एक्चुअली एक्सिस पर होती है। एक्सिस पर किधर होगी? एक्सिस पर वो होगी राइट वर्ड्स, ठीक है। इनफैक्ट हमने लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी गेस किया था, वैसी होती है। तो बहुत सारे लूप्स को रखेंगे, तो इससे पहले के रिजल्ट से पता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगी, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है ना, ये लूप तो सर्कुलेट करके आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी होनी है हमें पता करना। अच्छा, ये बताओ, रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर कितनी होती है? जैसे ये रिंग है, इसके यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है, लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वापस आती है, क्योंकि फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है ना, इस तरह से। ठीक है, तो सोलेनॉइड के लिए भी तुम थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो डायरेक्शन किधर होगी, कि बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम अपना सबसे पहला स्टेप एम्पेरियन लूप डिसाइड कर रहे हैं। एम्पेरियन लूप कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि वो सिमेट्री को भी जस्टिफाई करे और उस पॉइंट से भी पास करे। तो एम्पेरियन लूप की बहुत पॉसिबिलिटी है, तो हम हिट एंड ट्रायल से, लेटर से हम एक एम्पेरियन लूप, लेटर से हम एक एम्पेरियन लूप सेलेक्ट करते हैं। लेटर से बाहर पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेटर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये गेस ऐसा नहीं है कि रैंडम गेस है, ये हम सिमेट्री से देख करके, लेटर से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो टुवर्ड्स लेफ्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड की हमें सिर्फ डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है। हमें लगता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे मतलब डायरेक्टली देख करके हिट एंड ट्रायल से नहीं बोल सकते कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, लेटेस्ट से एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर इस आर पर डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड गेस कर सकते हैं कम होगी, और पास वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर सेम नहीं होगी, ठीक है। मतलब इन सारे, इस लाइन पर तो सेम होगी, इन सारे पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सोलेनॉइड के लिए एक जैसे हैं, लेकिन इसके दूर वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ वीक होनी चाहिए। तो हम गेस करके कह सकते हैं कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर यहाँ पर स्ट्रांग होगी, फिर से थोड़ा वीक होगी, थोड़ा वीक होगी, इस तरह की होनी चाहिए, कि मैं गेस कर रहा हूँ।
एनीवे हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक ऐसा लूप सेलेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट और सोलेनॉइड की एक्सिस के प्लेन में लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, पॉइंट कहीं पर भी होता, हम उस पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस के कोप्लानर ऐसा रेक्टेंगुलर लूप हमेशा ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो हम एक ऐसा लूप ड्रॉ करते हैं जो कि एक्सिस के साथ सेम प्लेन में है और वो पॉइंट से पास कर रहा है। सेंस किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेट अस से इस लूप का नाम है ABCD। ठीक है, एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। इस लूप के लिए एम्पेयर लूप डिसाइड कर लिया, अब इसके लिए एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बताओ यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। तो तुम देख सकते हो हमने जो लूप सेलेक्ट किया है ना, वो पूरा सोलेनॉइड के बाहर है। कोई भी करंट हमारे लूप को टच भी नहीं कर रही है। लूप के अक्रॉस करंट बिल्कुल जीरो है। तो एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेशन अप्लाई करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई करके, ओके, डेफिनेशन अप्लाई करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले ए से, इसको मैं कह रहा हूँ क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो पहले हम ए से बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले किया, पहले ए से बी के लिए कैलकुलेट करो, ए से बी, फिर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बी से डी के लिए कैलकुलेट करो, सॉरी बी से सी के लिए, एंड लाइकवाइज। सबसे पहले मुझे ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तुम देख सकते हो कंप्लीट लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। लेट अस से यहाँ पर ना हम मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लेते हैं वो B2 है, और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड B1 है। हमें पता नहीं है ना ये सेम है या अलग अलग है, लेकिन इतना पता है कि ए से बी आने में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी डॉट डी एल की वैल्यू बी टाइम्स डी एल के इक्वल होगी। ठीक है, और बी टाइम्स डी एल के इक्वल होगी, क्योंकि हर पॉइंट पर बी की वैल्यू सेम है, तो इंटीग्रल से बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डीएल का मतलब होगा डायरेक्टली ए बी की लेंथ। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो, मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। जो फर्स्ट लाइन इंटीग्रल है दैट विल बी बी टू एल। लेट अस से दिस लेंथ इज इक्वल टू एल। दिस लेंथ इज एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी से सी के लिए बताओ, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बी से सी के लिए बताओ। ए से बी के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब बी से सी ट्रैवल करें। बी से सी के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, बी से सी जब ट्रैवल करेंगे तो तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, डिस्प्लेसमेंट के, कंसीडर, व्हाई डिड वी कंसीडर व्हाट, कंसीडर दैट अ स्मॉल लूप। मैंने स्मॉल लूप कहाँ माना है, व्हाई डिडंट कह रहे हो क्या? एनीवे हमने कोई भी जनरल लूप सेलेक्ट किया है, और स्मॉल लूप भी अगर लेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों एंड्स पे सेम नहीं होगी। कि तुम लोग क्यों कंफ्यूज कर जाते हो, देखो मैं कह रहा हूँ कि बी के कंपैरिजन में, ठीक है, बी प्लस डी एक्स को हम मतलब बी प्लस डी एक्स अगर लिखा है, सॉरी बी प्लस डी एक्स क्यों बोल रहा हूँ, बी प्लस डी बी लिखा है, तो हम बी के कंपैरिजन में डीबी को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो स्मॉल क्वांटिटी कंपैरिजन में किसी दूसरी स्मॉल क्वांटिटी को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ वो एग्जाम्पल में तुम समझोगे। anyway, अभी मेरा पॉइंट है कि हम हर एक साइड के अलोंग ट्रैवल करके कंप्लीट लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब बी से सी ट्रैवल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो बी से सी के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी। उसके बाद हम सी से डी ट्रैवल करते हैं। सी से डी जब ट्रैवल करेंगे ना, फिर से लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये सी से डी के लिए बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये माइनस बी डी एल के इक्वल होगा सी से डी। लेकिन हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और बी वन के इक्वल है,
वो इंटीग्रल माइनस, और ये वैल्यू होगी माइनस b1 l के ऊपर। ठीक है, सी से डी के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी माइनस b1 टाइम्स l। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर डी से ए ट्रैवल करते हैं, डी से ए ट्रैवल करते हैं। तो डी से ए जब ट्रैवल करेंगे तो डी से ए जब ट्रैवल करेंगे तो इस बार फिर से तुम देख सकते हो कि डी से ए ट्रैवल करने में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि b2 माइनस b1, ठीक है, टाइम्स l, ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, और एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर लूप कोई भी करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा जीरो ही होना चाहिए। बाहर के किसी भी लूप के लिए हम यही नहीं, कैसा भी रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो रेक्टेंगल बाहर है क्योंकि करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होनी। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, जितनी भी हो लेकिन सेम हो। b1 और b2 बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये तो नहीं पता चला, लेकिन लाइन इंटीग्रल से एक चीज पता चली है, क्या? ये पता चला है कि बाहर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि अगर हमें किसी तरह से किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी। और वो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, बाहर के किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। हाँ ठीक है, फरकरीन मैं तुम्हारे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी मैं बाहर ही सिलेक्ट कर रहा था, अभी मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। ठीक है, लेमैन की तरह हर तरह के जो पॉसिबल लूप्स हैं उस पर हम एम्पेयर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करके देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है। तो बाहर बाहर रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट करने से के बाद हमें ये रिजल्ट पता चलता है कि सोलेनॉइड, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है तब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, बता सकते हो? अगर ये लॉन्ग सॉलिनॉइड नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है? अगर लॉन्ग सॉलिनॉइड नहीं होगा तब भी तो करंट इनक्लोज जीरो है, तब भी तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो अगर लॉन्ग सॉलिनॉइड नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं रेक्टेंगुलर लूप के अराउंड, हाँ वेरी गुड, अगर लॉन्ग सॉलिनॉइड नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बिल्कुल हर जगह पर बिल्कुल इस तरह से टेंजेंशियली होगी, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए हम बोल सकते हैं कि ये अगर बिल्कुल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है तो हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बिल्कुल सिमेट्री से ऐसे ही होगी कुछ। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि बाहर एम्पेयर्स लॉ से अप्लाई करने के बाद पता चलता है हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इसके बाद जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसके बाद बोलते हैं चलो इतना तो कम से कम पता चल गया कि हर पॉइंट, बाहर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नोन है। और वैसा पॉइंट ऑब्वियसली है ना, क्योंकि हम आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और आउटसाइड पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, और वो पॉइंट है इस सोलेनॉइड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। जब तुम इससे बहुत दूर चले जाओगे ना तो किसी भी तरह का करंट कैरिंग वायर हो उससे अगर डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। और अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और अगर इन्फिनिटी पर जीरो होगा, एम्पेयर्स लॉ कहता है
कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम हमेशा एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसा बना सकते हो। तुम ऐसे भी सोचो ना, इस लूप के अराउंड देखो, इस लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल कब 0 होगा? तभी 0 होगा क्योंकि बी से सी आने में ना प्लस डीएल प्लस बी एल के इक्वल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होती है, और डी से ए आने पर उतना ही माइनस बी एल हो जाता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब तक सेम नहीं होंगे तब तक लाइन इंटीग्रल 0 नहीं हो सकता कंप्लीट लूप के अराउंड। तो तो बाहर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होना ही चाहिए था। तो बाहर अगर इंफिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो बाहर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी। इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 होगी, ठीक है। और इसको अगर तुम अब लॉजिकली भी सोचोगे ना, ये बहुत इनफाइनाइट, तो जितना लॉन्ग होता जाएगा, जितना लॉन्ग होता है बाहर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना घूम करके वापस आएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये सॉलिनॉइड लॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डेंसिटी कम होती जाए। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा पास है, और जैसे जैसे सॉलिनॉइड लॉन्ग होता जाएगा तो ये सर्कुलेट करके वापस आना है, लेकिन इनकी आपस में जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, कि विद द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। और अगर ये सॉलिनॉइड सच में इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो लाइंस है ना इसके आसपास इंफिनिटी से इमेजिन करो कि घूम के आएंगी, ठीक है, जो कि जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो बाहर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आइडियली बिल्कुल 0 होगी फॉर लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि अगर ये बहुत लॉन्ग सॉलिनॉइड है या सॉलिनॉइड के बहुत पास वाले पॉइंट पर चले गए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 0 होगी। पास वाले पॉइंट के लिए ये सॉलिनॉइड इनफाइनाइट सॉलिनॉइड जैसा है, लेकिन इससे अगर दूर जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है, ठीक है। लेकिन सॉलिनॉइड के बिल्कुल पास आ जाएंगे, या फिर सॉलिनॉइड बहुत लॉन्ग होगा जिस पॉइंट के लिए, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो बाहर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने का एक और तरीका होता है कि हम अपना एम्पीरियन लूप जो है ना, ये सॉलिनॉइड है, हम अपना एम्पीरियन लूप कैसे सेलेक्ट करते हैं? एक पॉइंट वहां पर सेलेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट बोलते हैं ये जो रेक्टेंगल है ना इसकी जो दूसरी साइड है ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है। यहाँ ए बी सी डी, ए बी पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि ये वाली साइड इंफिनिटी पे है। बीसी पर इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। डीए पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो इन तीन साइड के लिए तो लाइन इंटीग्रल 0 ही है। अगर टोटल लाइन इंटीग्रल 0 है इसका मतलब सीडी के अक्रॉस भी लाइन इंटीग्रल 0 होना चाहिए, तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 है, ठीक है। बाहर के लिए पता चल गया। अब उसके बाद हम सॉलिनॉइड के अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो अंदर के पॉइंट पर भी हम रैंडमली अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सोचेंगे अंदर के किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो लेटेस्ट से ये हमारा सॉलिनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर के किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैं 5 मिनट में ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग की 8 बजे से फिर से कोई क्लास है क्या? 8 बजे से क्लास है? ये तो बिल्कुल मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। अंदर के हर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं ना, कोई भी लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट से ऐसा लूप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका कि एक पॉइंट एक साइड एक्सिस पर है और बोर्ड के प्लेन में है ये लूप, और उसकी जो दूसरी साइड है वो एक्सिस ऑफ एक्सिस है, मतलब ऑफ एक्सिस से लेटेस्ट से आर डिस्टेंस पर, ठीक है। हमें पता है कि अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें पता है कि जैसी भी होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी या अलग अलग होगी। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हमें नहीं पता है लेटेस्ट से फॉर द टाइम बिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कुछ राइट में है। एम्पेयर एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू एम्पेयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग तो 0 है,
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तुम लोग सोच करके बताओ, जब ए से बी ट्रैवल करेंगे तो लाइन इंटीग्रल की इसको फिर से हम बोलते हैं, ये यहाँ पर मान लो यहाँ पे फिर से सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं, ये मान लो B1 है और इसको बोलते हैं B2 है। तो सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रेक्टेंगल के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। हमारा जो रेक्टेंगल है कंप्लीटली सोलेनॉइड के अंदर वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर सोलेनॉइड हमारे करंट कैरिंग लूप के, मैं कह रहा हूँ कि हमने जो एम्पेरियन लूप कंसीडर किया है रेक्टेंगुलर शेप का, वो पूरा पूरा सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे एम्पेरियन लूप के अक्रॉस कोई भी करंट अभी भी पास नहीं हो रहा है। तो सेम लॉजिक से बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन परफॉर्म करके हम बोल सकते हैं कि इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होना है, करंट इनक्लोज नहीं है। और जीरो तभी हो सकता है जब साइड ए बी पर भी और साइड सी डी पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। ए बी के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और सी डी के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है। और हम ये रेक्टेंगुलर लूप तो किसी भी रेडियस का ले सकते थे ना। तो फिर सोलेनॉइड के अंदर हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि अंदर के भी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब है अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले से ही सेम थी, लेकिन हम एम्पेयर्स कोई भी एक रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट करें एक्सिस के पैरेलल, उस एक्सिस के उस रेक्टेंगुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होने के लिए सोलेनॉइड के अंदर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा। मतलब सोलेनॉइड के अंदर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कितनी होती है अभी भी नहीं पता चला है। तो हम लोग फाइनली एक ऐसा लूप सेलेक्ट करते हैं जिसका कि एक पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है, दूसरा पार्ट सोलेनॉइड के बाहर है। मैं सोलेनॉइड का एक पार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये सोलेनॉइड इस तरह से इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। और हम अपना लूप कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है, अपना लूप पहले की तरह सेलेक्ट करें, लेकिन एक लूप जो है ना, एक साइड जो है ना सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और एक साइड बाहर एग्जिस्ट कर रही है, ए से बी सी डी। अब हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट करी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करी है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है पिछले दो रिजल्ट से। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। तो ए बी के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, ए बी के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, तो जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है ना एल है, ठीक है। और सोलेनॉइड कैसा हमें दिया गया है कि वो बता दिया गया है कि क्योंकि सोलेनॉइड की लेंथ तो इन्फिनिटी है, तो हमें बता दिया गया है कि इसकी लेटेस्ट से इसमें आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। आई करंट पास हो रहा है, आई जो है करंट है, ठीक है। और एन जो है एन अपॉन एल है। सोलेनॉइड कितना डेंस है बताता है नंबर ऑफ टर्न्स के पर यूनिट लेंथ। आई करंट पास हो रहा है करंट की सोलेनॉइड के अंदर, और ये जो सोलेनॉइड है ना इसकी जो वाइंडिंग है वो यूनिट लेंथ में 1 मीटर में n टर्न्स है, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सोलेनॉइड। एम्पेरियन लूप डिसाइड कर लिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा, अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ये जो लूप है ना यहाँ पे करंट कैरिंग ये ऐसे बाहर आ रही है, इस तरह से करंट कैरिंग वायर्स इस तरह से बाहर आ रही है। अगर इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, बोर्ड के प्लेन वाला पार्ट अगर ड्रॉ करोगे सोलेनॉइड का तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, देख पा रहे हो, ठीक है। अगर हम बोर्ड की इसको स्लाइस कर देंगे हाफ में, तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो एम्पेरियन लूप है ना उसके अक्रॉस ये वाली करंट क्रॉस करेगी, ठीक। इस पे सरफेस इमेजिन करेंगे, उसको पेनिट्रेट करेगी, तो कितना करंट पास करेगा, तो हमें पता है ये लेंथ एल है और यूनिट लेंथ से एन वायर्स क्रॉस करती हैं, तो एल लेंथ से एन एल वायर्स, तो हम बोलेंगे एन टाइम्स एल
NL, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए या नंबर ऑफ कॉइल्स हो गए, तो करंट कितना होगा N टाइम्स L टाइम्स I, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A से B तक ट्रैवल करने में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। तो B से C आएंगे, तो B से C के इस पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, लेकिन इसके बाकी पार्ट में जब ट्रैवल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो BC और DA, AB के लिए तो 0 होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, BC और DA के लिए इसलिए 0 होगी क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। CD के लिए मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू वो आ रही है B टाइम्स L की इक्वल, ठीक है। L कैंसिल होगा, ठीक है। और ये फेमस रिजल्ट सोलेनॉइड का म्यू नॉट N I के इक्वल आए। इसमें म्यू नॉट तो कांस्टेंट, लेकिन N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स करंट, ठीक है। डायमेंशनली ये जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है, क्योंकि N जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में डायमेंशनली म्यू नॉट के अलावा एम्पेयर मतलब करंट ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर में डिस लेंथ होती है, तो यहाँ पे करंट भी है और N की वजह से डिनोमिनेटर में डिस्टेंस भी है। एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और मतलब सिर्फ एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के अलावा भी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ठीक। और उसका थोड़ा बहुत आइडिया जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी ना, तब तुम्हें लग जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं हो रहा था कि एक साइड लाइन जो है ज्यादा डेंस हो जाती थी, एक साइड कम हो रही थी, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लग भी रहा था कि यूनिफॉर्म है, तो एक्चुअली भी वो यूनिफॉर्म ही होती है। और लाइन डेंसिटी की वैल्यू होती है म्यू नॉट N I के इक्वल। और इस रिजल्ट से ये भी पता चलता है, जो कि ऑब्वियस है, कि नंबर डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जो सॉलिनॉइड है जितना डेंस होगा, डेंस इन द सेंस पर यूनिट लेंथ, जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी, जितनी ज्यादा वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग जितनी क्लोज होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। करंट जितना ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, और N जितना ज्यादा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में टोरॉइड और फिर इसके आगे फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स कैलकुलेट करेंगे, और इससे एम्पेयर सर्किट लॉ के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ये थ्योरी में बस ये सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, तो वो दोनों वो भी कवर हो जाएगा कल। थैंक यू।